पूरी रात मैंने गारों पर चलते हुए गुजारी थी। आंखें बार बार भर आ रही थी। जब भी मुझे महविश का ख्याल सताता तो मैं बेचैनी से उठकर कमरे में टहलने लगता। दूसरी तरफ महविश के दिल का हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था। वो भी मेरे लिए बेचैन थी, रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने महविश का नंबर मिलाया तो उसने पहली ही बेल पर कॉल उठा ली थी। महविश, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। हमें अभी और इसी वक्त कोई फैसला करना होगा। देखो, अगर अब वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। महविश की सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं तड़प उठा। महविश, खुदा के लिए खुद को संभालो और एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जज्बाती होकर उसे कायल करने के लिए हर तरह से दलाइल दे रहा था, ताकि वो एक बार मेरी बात पर आमीन कहे और मैं उसे यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊँ। जब उसने मेरी बात मानने और रजामंदी का इजहार किया तो मैं खुशी से खिल उठा। अभी भी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी था। अब मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ, तुम खामोशी से घर से निकल कर बाहर आ जाओ। किसी को शक ना होने पाए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर असद, घर वाले मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनका सर मैं पूरे ख़ानदान के सामने झुका दूंगी तो वो दोबारा मुझे क्यों कर कबूल करेंगे। तुम नहीं जानते कि जो लड़कियां शादी वाले दिन घर से भाग जाती हैं, उनके माँ बाप और बहन भाई जीते जी मर जाते हैं। ज़माने में सर उठाने के काबिल नहीं रहते। ये सब बातें मैं भी जानता था, मगर उस वक्त मैं मोहब्बत में जज्बाती हो रहा था। मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं हमेशा में बस इस वक्त अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं। जितना सोचोगी इतना ही उलझती जाओगी, कमज़ोर पड़ जाओगी। और मैं अब तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता। मैं खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने और महविश की मोहब्बत के बारे में सोच रहा था। वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अपनी बाइक लेकर घर से बाहर आ गया। मेरा रुख खाला के घर की तरफ था। मैंने उसे पहली गली में आने का कहा था। मैंने बाइक घर से कुछ फासले पर रोक दी थी और पैदल उनके घर के पास आया तो दरवाजे के साथ ही मुझे एक स्याह चादर में लिपटा हुआ साया नजर आया। मैं भागता हुआ उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि महविश थी। उस वक्त वो बहुत डरी सहमी लग रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया था। उसे आगे की तरफ चलने लगा। वो बार बार घर की तरफ मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जो मुझे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे। एक बार शादी हो जाए, इससे लेकर बहुत दूर चला जाऊं, तो फिर कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने खुद से वादा किया। मैंने उसे बाइक पे बिठाया और हम अपने शहर की हदूद से बहुत दूर निकल आए थे। अब हम दोनों का इरादा ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने का था। हम दूसरे शहर रवाना होकर कुछ वक्त वहीं रोपोश होकर गुजारना चाहते थे। मैंने इस सब के बारे में अपने एक दोस्त को भी बता रखा था जो मेरा राजदार था। उसने वादा किया था कि जितना हो सकेगा वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मेरा दोस्त स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो गई थी तब मुझे महविश की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। अब ये रात की स्याही मैंने अपने हाथों से अपने घर वालों के चेहरे पर मल दी है। वो कभी भी इस रात की स्याही के शहर से नहीं निकल सकेंगे और वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। देखो महविश, खुद को मोरज़े इल्ज़ाम मत ठहराओ। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आखिर मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। अब रोना बंद करो। एक लम्हे के लिए मैं जज्बाती हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि महविश ने अपने आंसुओं पर काबू पाया है या वो अभी भी रोने में मसरूफ़ है। और इस जरा सी गलती ने हम दोनों को एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर दिया। मेरी बाइक अचानक एक गाड़ी से जा टकराई। बाइक बहुत दूर तक घसीटती चली गई और उसके साथ साथ मैं और महविश भी। मेरे सर पे शदीद चोटें आई थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मगर इस सब के दौरान भी मेरा ध्यान सिर्फ महविश की तरफ था, जिसका पूरा वजूद खून में नहाया हुआ था। एक पल के लिए मैंने इस मंजर को देखा और ये मंजर हमेशा के लिए मेरी नज़रों में कैद होकर रह गया। मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे आसपास पुलिस के एहलकार खड़े थे और मेरे खालू उनके दरमियान खड़े मुझे गुस्से से घूर रहे थे। ये है सब का जिम्मेदार। इसकी वजह से ही मेरी बेटी की मौत वाक़ई हुई है। ये उसे अगवा करके ले जा रहा था। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप लोग इसे सख्त सज़ा दें। मैं हैरत ज़दा रह गया था। खालू यहाँ कैसे पहुँच गए और ये पुलिस कैसे? तब मुझ पर यह इंकशाफ बिजली बन कर गिरा कि महविश की मौत हो गई थी। वो हम लोगों के बीच नहीं रही थी और खालू इस सब का ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे कि अगर मैं उसे अगवा करके ना ले जाता तो कभी ये सब ना होता। मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने और ज़िंदगी ने क्या रंग दिखाया था। महविश मर गई थी, हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने जो उसके साथ जीने मरने के वादे किए थे, ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, अब वो मुझे तना छोड़ गई थी। उसकी मौत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी गलती और मेरी लापरवाही की वजह से हुई थी। काश कि मैं ऐसा ना करता। मुझे जेल पहुंचा दिया गया था। हर वक्त मैं अपने ही ख्यालों में घूम रहा था। महविश का ख्याल मेरे ज़हन से निकलता ही नहीं था।
जेल में कभी-कभार मेरा भाई और बाप मुझसे मिलने आते थे। उनकी निगाहों में मेरे लिए बदगुमानी और नफ़रत थी। 1-2 बार अम्मी भी मुझसे मिलने आई, मगर उनकी आँखों में मेरे लिए इतनी नफ़रत थी कि मैं उनसे नज़रें चुरा कर रह गया। मैंने अम्मी को समझाया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। आप सब लोग जानते थे कि हम दोनों एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मगर फिर भी आप लोगों ने हमें एक करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगी, "जो कुछ तुम दोनों ने किया, वो भी बहुत गलत है, गुनाह है। वो तो मर गई और तुम अब इस गुनाह का खमियाजा भुगतने के लिए अकेले रह गए हो। मुझे 10 साल की कैद हो गई थी। मेरे लिए वक्त जैसे एक जगह रुक गया था। जिंदगी में कोई उमंग बाकी नहीं रही थी। सारी ख्वाहिशें जैसे दम तोड़ गई थी। मेरे लिए दिनों और महीनों का हिसाब मिट चुका था। कब रात होती, कब सुबह, मुझे कुछ पता ना चलता। अपनी ही दुनिया में खोया रहता। महविश मेरी खालाजाद थी। हम दोनों के घर पास ही थे। हम एक साथ खेलकर बड़े हुए थे और बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। हमें खूब दोस्ती थी और आपस में बहुत बनती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और दिल लगाकर पढ़ता था, मगर मैट्रिक में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था और वो कुछ अरसे के लिए काम करने से मजबूर हो गए। उनकी टांगों में शदीद चोटें आई थी। घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी क्योंकि मैं ही घर का बड़ा था। मेरा एक छोटा भाई और एक बहन थी। उन दोनों की पढ़ाई के खर्चे, घर के अखराजात और अब्बू की दवाइयाँ, ये सब मेरी कमाई से ही पूरा होते थे। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगा। यूं घर का निज़ाम चलने लगा। मेरे मुकाबले में महविश पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की थी। उसने बीए किया था और अब उसका आगे पढ़ने का इरादा था। एक दिन मैंने उससे मोहब्बत का इज़हार किया तो उसने उसे कबूल कर लिया। हम दोनों खुश थे कि हमारी मोहब्बत में कोई दीवार खड़ी नहीं होगी। खाला और खालू दोनों ही मुझसे मोहब्बत करते थे। वो कभी मेरे रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे, मगर ये मेरी खामख्याली थी। एक दिन महविश ने मुझे रोते हुए कॉल की कि खालू उसकी शादी पप्पू के बेटे से करना चाहते हैं, जो दुबई में जॉब कर रहा था। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने घर आकर अम्मी को खाला के घर भेजा और बेताबी से उनकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। जब अम्मी वापस आई तो उनका चेहरा लटका हुआ था। बेटा, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे खालू ने तो बात सुनते ही कह दिया कि मैंने क्या सोचकर ये बात की है। कहाँ तुम और कहाँ नबील? वो दुबई में रहने वाला, इतनी अच्छी नौकरी और तनख्वाह वाला, और तुम एक मजदूर। बेटा मत पूछो मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। तुम्हारा और नबील का तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। वो तो मंगनी कर चुके हैं और अब जल्दी शादी भी कर रहे हैं। मैंने और महविश ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर खाला और खालू ने आंखें माथे पर रख ली थी। नबील ने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद उनके बेटे को भी दुबई बुला लेगा, जिससे उनके घर के हालात बदल जाएंगे। इसी लालच में वो महविश की शादी नबील से कर रहे थे। मगर हमारी मोहब्बत सच्ची थी। हम एक दूसरे के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए हमने घर से भागने का फैसला किया। मगर किस्मत ने यहाँ पर हमारा साथ नहीं दिया। महविश मर गई और मैं जेल में आ गया। जेल की सलाखों के पीछे गुजारा हुआ एक एक पल किसी की आमद से कम नहीं था। 10 साल का तवील अरसा जो शुरू हुआ तो लगता था कि शायद ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इन 10 सालों में मैंने सिर्फ दीवारों से बातें की, अपनी ही सोचों के भंवर में गर्क रहा। महविश की याद, उसकी वो आखिरी चीख और हादसे की वो हौलनाक आवाज़ मेरे कानों में आज भी ताज़ा थी। मैंने खुद को बार बार मुजरिम करार दिया, बार बार अपनी मोहब्बत को कोसा और बार बार खुदा से उसकी मगफिरत की दुआएं मांगी। जेल में गुजरा हर दिन मेरी जवानी को दीमक की तरह चाट गया था। जब मेरी 10 साल कैद की मुद्दत पूरी हुई और रिहाई का परवाना मिला तो मुझे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो दुनिया जिससे मेरा राब्ता कट चुका था, अब वहाँ मेरे लिए क्या बचा था? जिस दिन मैं जेल के भारी लोहे के गेट से बाहर निकला, सूरज की रोशनी मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। मैंने एक गहरा सांस लिया, मगर इस आज़ाद फिजा में भी मुझे महविश की कमी महसूस हो रही थी। मैं बोझल कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। वो घर जिसे मैंने एक हंसते बसते खानदान के साथ छोड़ा था, अब वहाँ सब कुछ बदल चुका था। घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरा छोटा भाई, जो कभी स्कूल जाता था, अब एक शादीशुदा मर्द बन चुका है। उसकी बीवी और एक छोटा सा बच्चा भी था। वालदैन की आंखों में मेरे लिए वो पहली वाली चमक नहीं थी, बल्कि खामोश सी शिकायत और बोझ महसूस होता था। शुरू के कुछ दिन तो खामोशी और खैरियत में गुजरे, लेकिन जल्द ही हकीकत के तपते हुए सूरज ने मुझे झुलसाना शुरू कर दिया। मेरे भाई और भाभी के रवैये में सख्ती आने लगी। घर के छोटे से सहन में अब मेरी मौजूदगी सबको खटकने लगी थी। एक शाम जब हम दस्तरखान पर बैठे हुए थे, अब्बा ने गला साफ करते हुए कहा, अब तुम जवान हो, कैद काट ली सो काट ली, मगर अब जिंदगी तो गुजारनी है। घर के अखराजात बढ़ गया है, भाई अकेला कितना बोझ उठाएगा। अब तुम्हें भी कोई नौकरी, कोई काम धंधा करना चाहिए। उनकी बातों में नसीहत कम और हुक्म ज़्यादा था। मेरी तालीम मैट्रिक से आगे ना बढ़ सकी थी और 10 साल का मुजीबाना रिकॉर्ड मेरे माथे पर लग चुका था। मैं जिस भी फैक्ट्री या दुकान पर काम के लिए जाता, जैसे उन्हें मेरी साबका ज़िंदगी का इल्म होता,
वो माजरत कर लेते। कई हफ्तों की जिल्लत और ठोकरों के बाद आखिरकार मुझे एक पोश इलाके में एक बड़े बंगले पर चौकीदारी की नौकरी मिल गई। वर्दी पहनकर हाथ में डंडा लिए जब मैं इस बंगले के गेट पर खड़ा हुआ तो मुझे अपनी तकदीर पर रोना आया। मैं जो कभी महविश के साथ बड़े बड़े ख्वाब देखता था, आज एक अजनबी दहलीज का मुहाफिज बनकर रह गया था। बंगले की मालकन, जिन्हें हम मैडम कहते थे, एक सुलझी हुई खातून थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और खुशी भरे लहजे में कहा, हसद, अगले हफ्ते घर की सफाई सुथराई ज़रा ज़्यादा अच्छे से करवाना। मेरा बेटा और बहू कनाडा से मुस्तकिल तौर पर वापस पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका इस्तकबाल शानदार हो। मैंने जी हजूरी में सर झुका दी और काम में जुट गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आमद मेरी ज़िंदगी का रुख एक बार फिर बदलने वाली है। वो दिन भी आ गया। पूरा घर फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था। मैडम अपने बेटे का इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी। एक चमकती हुई काली गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। मैंने लपक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। साहब गाड़ी से उतरे, एक वजीहा और खुश लिबास नौजवान। उन्होंने मेरी तरफ एक सरसरी नज़र डाली और अंदर की तरफ बढ़ गए। फिर गाड़ी का दूसरा दरवाज़ा खुला। जैसे ही गाड़ी से उतरने वाली खातून पर मेरी नज़र पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस सीने में अटकी और दिल की धड़कन जैसे बंद होने लगी। वो सरापा, वो आँखें, वो चेहरे के नकूश, वो कोई और नहीं बल्कि महविश थी। वही महविश जिससे मैंने 10 साल पहले खून में लथपथ देखा था, जिसे मैंने मरा हुआ तस्लीम कर लिया था, जिसकी याद मैंने जेल की काल कोठरी में अपने सीने से लगा कर रखी थी। महविश ने जैसे ही नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा, वो भी साकित रह गई। उसके हाथ से पकड़ा हुआ छोटा सा हैंडबैग ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में वो तमाम 10 साल एक पल में लहराने लगे जो हमने बिछड़ कर गुजारे थे। हैरत, दुख, पछतावा और बेयकीनी की एक लहर थी जो उसके चेहरे पर आया थी। वक्त जैसे वहीं थम गया। आसपास की तमाम चहल पहल, मैडम की आवाज़ें, भाई की शादी, जेल की कैद, सब कुछ पस मंज़र में चला गया। हम दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला था, मगर ये फासला 10 सालों की तवील मसाफत पर मुहित था। मैं एक मामूली चौकीदार की वर्दी में उसके सामने खड़ा था और वो कनाडा से आई हुई एक अमीर घराने की बहू बनकर मेरे सामने थी। हम दोनों ही अपने अपने माजी के कब्रिस्तान में खो गए थे। मेरी आंखों में वो हादसा घूम रहा था और शायद उसकी आंखों में वो खामोश समझौता जिसने उसे आज यहाँ तक पहुँचा दिया था। हम दोनों खामोश थे, मगर हमारी आंखें चीख चीख कर एक दूसरे से सवाल कर रही थी कि ये सब कैसे हुआ। ये मौज़ा था या कोई बहुत बड़ा धोखा। बंगले के इस पुरसुकून लान में जहाँ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। महविश की आवाज़ में एक लर्जिश थी, जैसे वो बरसों का बोझ आज उतार देना चाहती हो। उसने मुझे बताया कि इस हौलनाक रात जब हमारी बाइक गाड़ी से टकराई थी तो क्या हुआ था। असद, तुम बेहोश हो चुके थे, तुम्हारे सर से खून बह रहा था। लोग वहाँ पर जमा हुए और तुम्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मैं सड़क की एक तरफ पड़ी थी। मेरा आधा चेहरा खून में छुपा हुआ था और मैं हरकत करने से कासिर थी। वहाँ मौजूद लोगों ने मेरी नब्ज़ देखी और शोर मचा दिया कि लड़की मर चुकी है। वो एम्बुलेंस का इंतज़ार करने लगे ताकि मेरी लाश उठाई जा सके। उसी वक्त वलीद वहाँ से गुजरे। वो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने जब हुजूम देखा तो रुक गए। उन्होंने करीब आकर मेरी नब्ज़ चेक की तो उन्हें महसूस हुआ कि ज़िंदगी की रमक अभी बाकी है। महविश ने एक लंबा सांस लिया और सामने लगी हुई रोशनियों को देखने लगी। वो मुझे फ़ौरन एक निजी हॉस्पिटल ले गया जहाँ उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। कई हफ्तों तक मैं मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में रही। जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले तुम्हारा और फिर अपने घर वालों का पूछा। मैं जब अपने घर पहुंची तो वहाँ का मंजर ही बदल चुका था। अब्बा ने मुझे देखकर सीने से लगाने की बजाय धुतकार दिया। वो गुस्से से चिंगाड़े कि हमने तो तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है, हमारे लिए तो तुम मर चुकी हो। उन्होंने मुझे घर में दाखिल तक ना होने दिया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर ठहर गया। वलीद ने जब मेरी ये बेबसी देखी तो उन्होंने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे वो घर और वो इज्जत दी जो मेरे अपने खून ने मुझसे छीन ली थी। उन्होंने मुझसे शादी की और मुझे कनाडा ले गया ताकि मैं इस माजी के साए से निकल सकूं। मैं वहाँ एक नई ज़िंदगी में ढल गई, लेकिन तुम्हारा ख्याल हमेशा मेरे दिल के किसी गोशे में रहा। मुझे लगा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया होगी, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं खामोशी से उसकी दास्तान सुनता रहा। मेरे जहन में वो 10 साल घूम गया जो मैंने सलाखों के पीछे ये सोच कर गुजारे थे कि महविश मेरी वजह से मरी है। आज वो जिंदा थी, मगर वो मेरी नहीं थी। वो किसी और की शरीक हयात थी, किसी और के घर की मलका थी। अगले चंद दिन मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। मैं इस हवेली में चौकीदारी की नौकरी करता रहा। सुबह से शाम तक मेरा काम गेट पर पहरा देना था, लेकिन मेरी नज़रें लाशऊरी तौर पर महविश को तलाश करती। जब भी वो गाड़ी में बैठकर बाहर निकलती या लान में वलीद के साथ टहलती नजर आती तो मेरे सीने में एक ठेस सी उठती।
उसे किसी और के साथ हँसते हुए देखना, किसी और की बीवी के रूप में उसे बेगम साहिबा पुकारना मेरे ज़ब्त का इम्तिहान था। एक दिन वो किचन से निकली, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आँखों में वही पुरानी शनासाई थी, वही दुःख था, जो हम दोनों का मुश्तरका असासा था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अपने शौहर को करीब आते देखकर रुक गई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ रहकर खुद को और उसे दोनों को तकलीफ़ दे रहा हूँ। मेरी मौजूदगी उसे उसके माज़ी की याद दिलाती रहेगी और मुझे उसकी मौजूदगी हर पल जलाकर राख करती रहेगी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं सुकून पा सकता। मैंने मैडम को इस्तीफ़ा दे दिया और अपना मुख्तसर सा सामान समेटा। मैं जब उस बंगले के गेट से बाहर निकला तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो शायद मेरे कदम वहीं जम जाते। मैंने शहर के दूसरे कोने में एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर ली। वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मेरा कोई माजी वहाँ मेरा पीछा कर रहा था। काम के दौरान मैं खुद को मसरूफ़ रखता ताकि दिमाग में ख़यालात की जगह ना रहे। वालदैन और भाई का दबाव अब भी बरकरार था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक बाकायदा शक्ल दूँ। इसी दौरान मेरी माँ ने एक दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की देखी। साइमा एक नेक सीरत और सादा मिजाज लड़की थी। जब अम्मी ने मुझसे बात की तो मैंने शुरू में इनकार किया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। महविश अब एक हकीकत बन चुकी थी जो मुझसे बहुत दूर निकल गई थी। मुझे भी अपनी तन्हाई का कोई साथी चाहिए था। मैंने साइमा से शादी कर ली। शादी की पहली रात मैंने उसे सब कुछ सच-सच बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद किसी झूठ पर हो। मैंने उसे अपनी मोहब्बत, जेल की कैद, हादसा और महविश की अचानक वापसी सब कुछ बता दिया। साइमा ने मेरी बातें बड़े सब्र और हौसले से सुनी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, "हसद, माज़ी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन मुस्तकबिल उसके अपने हाथ में होता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उसे भूल जाएँ, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूँ कि वो याद आपको तकलीफ़ ना दे।" साइमा के इस रवैये ने मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त बढ़ा दी। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया और ज़िंदगी अपनी डगर पर आ गई। साइमा ने अपने अख़लाक और मोहब्बत से मेरे घर को जन्नत बना दिया। मेरे वालिदैन भी अब मुझसे खुश थे और भाई की तलख़ी भी कम होने लगी थी। मैं फैक्ट्री में एक अच्छी पोज़ीशन पर काम कर रहा था और मेरी मेहनत रंग ला रही थी। आज जब मैं शाम को काम से वापस घर आता हूँ और साइमा मुझे मुस्कुराकर चाय का कप थमाती है, तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। महविश अब भी मेरे दिल के एक बंद कमरे में मुकीद है, लेकिन वो अब मेरी बेचैनी का सबब नहीं बनती। मैंने उससे उसकी खुशियों के साथ कबूल कर लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने उससे ज़िंदगी बख्शी। मोहब्बत का मतलब हमेशा उसे पा लेना नहीं होता। कभी-कभी मोहब्बत का मतलब उसे उसकी ज़िंदगी में खुश देखकर खुद को पीछे हटा लेना भी होता है। मैंने भी यही किया। मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ सुकून था, ज़िम्मेदारी थी और एक ऐसी शरीके हयात थी जिसने मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा था। माज़ी की वो धुंधली यादें अब सिर्फ़ एक सबक बनकर रह गई थी। मैंने ये सीख लिया था कि ज़िंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो नए रास्ते और नई मंज़िलें आपके लिए वाक़ देती है। बशर्ते ये कि आप चलने की हिम्मत रखिए। मेरा माज़ी अब पीछे रह गया था और मेरा मुस्तकबिल साइमा और मेरे आने वाले बच्चों के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने महविश को उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद अपनी ज़िंदगी की किताब का एक नया बाब शुरू कर दिया। इसमें अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ़ सुकून और शुक्रगुज़ारी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।